नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की बजट ट्रांसमिशन से पहले आप वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर सुन चुके हैं। इसके बाद मैं नजम अली ख़ान प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और ख़ुसूसी ट्रांसमिशन बजट के हवाले से जो कि 2025-2026 और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो बजट पेश किया, 17,573 अरब का बजट आज ऐवान के सामने पेश कर दिया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी बजट को पेश कर दिया गया और थोड़ा सा इब्तदाई जो मैं तज्ज़िया आपके सामने रखूँगा उसमें मैं आपको ये बात वाज़ेह करके बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 3 शोबे ऐसे थे जिनकी सहूलत के लिए, जिनको रियायत के लिए, जिनकी आसानी के लिए IMF से बाकायदा तौर पर रब्ता किया और उनसे मुज़ाकरात किए। इनमें सबसे पहला जो तबका है वो हमारे तनख्वाहदार लोग हैं, क्योंकि ये बात तवील अरसे से की जा रही थी, कही जा रही थी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टैक्स दे रहे हैं वो तनख्वाहदार हैं। सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देती है और उसके बाद जो सेक्टर सामने आया था वो रियल एस्टेट का, यानी कि हमारा प्रॉपर्टी का जो शोबा था वो सामने आया था। जो हमारी सैलरीड क्लास है उसको रिलीफ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर IMF से मुज़ाकरात किए और उन्होंने 2 जगह पर अपना खुसूसी किरदार अदा किया। पहली जगह पर IMF से मुज़ाकरात में जब हम तनख्वाह के ऊपर टैक्स की बात कर रहे थे तो 70 से 80% मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए तक है, उन पर जो टैक्स का बोझ था उसको आधा कर दिया गया। ये 5% से कम करके 2.5% कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का इसरार था कि ये 1% होना चाहिए, लेकिन इसके बाद मुज़ाकरात में और जो हमारे अखराजात हैं उनकी जमा तफरीक में ये 2.5% किया गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी और इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म कोशां थे। और दूसरे मरहले पर उन्होंने अपना किरदार उस वक़्त अदा किया जब उनके सामने काबीना का इजलास जिसकी वो सदारत कर रहे थे, वहाँ पर बजट रखा गया और ये बताया गया कि मुलाजमीन जो हैं वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन, या चूँकि वफाकी हुकूमत के बजट का इम्पेक्ट सूबों पर भी आता है, उसको फॉलो करते हैं, तो मुल्क भर के मुलाजमीन की बात आप अमूमी तौर पर कर सकते हैं। उनकी तनख्वाह में 6% इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ पर भी अपना किरदार अदा किया, अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और ये इजाफा जो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% था बढ़ाकर 10% कर दिया गया। जब ये इजाफा 10% हुआ तो उसके साथ ही पेंशन में भी इजाफा 10% कर दिया गया। इस तरह मजमूई तौर पर जब हम सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं तो उनको 2 तरह से रिलीफ मिला। एक टैक्स कम हो गया, दूसरा उनकी तनख्वाह में इजाफा हो गया, जो इससे पहले 6% इस वजह से था कि हमारी इन्फ्लेशन 4.6% थी, तो महंगाई की शरह से इजाफा उससे कुछ ज़्यादा 6% रखा गया था। दूसरा जो अहम शोबा वज़ीर-ए-आज़म ने जिसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया वो रियल एस्टेट सेक्टर है। इससे पहले भी एक पैकेज तैयार किया गया था, लेकिन वो पैकेज उस पर अमल दरामद रुक गया था। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने इसका भी नोटिस लिया, इस पर भी अहकामात जारी किए और आज जो आपके सामने बजट आया है उसमें जब आप जायदाद की खरीदो फरोख्त करेंगे तो इस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि 7% होती है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उसकी तजवीज़ है कि FED जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। इसके साथ ही विद होल्डिंग टैक्स भी कम किया गया है। जब हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं और वफाकी सतह पर अगर ये कम हो तो इसका दायरा कार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, लेकिन ये इतराज़ भी मौजूद हैं कि वफाकी बजट के साथ ही सूबाई हुकूमतों से भी दरख्वास्त की जा रही है, उनसे भी कहा जा रहा है कि आप भी स्टैम्प ड्यूटी कम कर दें। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जहाँ FED कम होगी उसके साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी कम होगी, तो एक तवील अरसे से जो हम बात कर रहे थे कि हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर जो है वो जमूद का शिकार है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, उसमें ख़रीदो फरोख्त नहीं हो रही, वो एक मरतबा फिर ज़िंदा होगा। और मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं करता, मैं तो उन सब लोगों के ख्वाबों की बात करता हूँ जो एक घर बनाना चाहते हैं, चाहे वो 3 मरले का घर हो, 5 मरले का हो, 10 मरले का हो, जितना मर्जी छोटा बड़ा हो,
वो उसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त उनको मुश्किलात का सामना है और उन मुश्किलात को कम करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ हम जब रियल स्टेट को डिस्कस करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बड़े बड़े लोग नहीं नज़र आते जिन्होंने बड़े बड़े कताए अराजी डेवलप करने हैं, बल्कि जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसके साथ 40 और इंडस्ट्रीज़ हमें जुड़ी हुई नज़र आती हैं कमोबेश। बाज़ लोग तो 70 भी कहते हैं। इनमें वो कारपेंटर भी शामिल हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, वो वेल्डर भी शामिल हैं, मज़दूर और मिस्त्री भी शामिल हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले भी शामिल हैं, और उनमें वो सड़कें बनाने वाले भी, इवन वो ट्रकों के ड्राइवर भी शामिल हैं जो ईंटों को रेत को लेकर जाते हैं। उन सब का रोज़गार इससे वाबस्ता है। एक बड़ी तब्दीली आने लगी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा तबका किसानों का था। चूँकि IMF इस चीज़ का बार बार तकाजा कर रहा है कि आप ज़राअत को भी टैक्स में लेकर आएँ। ज़री टैक्स का निफाज किया गया, सूबाई हुकूमतों ने इस हवाले से कानून साजी की। अब IMF का मुतालबा ये था कि जो पेस्टिसाइड्स हैं या इस तरह बाकी आपके जो मदाखिल है, फर्टिलाइज़र्स हैं, उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर भी IMF से बात की और किसानों पर और उनके इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा पेस्टिसाइड्स हैं, ज़रूरी अद्वियात हैं या खादें हैं, उन पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स बढ़ाने की मुखालफत की, इस पर मुज़ाकरात किए, इस पर डट गए। तो ये 3 बुनियादी शोबे हैं, बाकी शोबे भी हैं, उन्होंने अपना एक बड़ा किरदार अदा किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं सरकारी मुलाज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो उनको एक रिलीफ मिला है। मैं रियल स्टेट सेक्टर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने मार्काए हक में फ़तह याब अपने गाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके लिए रिलीफ लाया जा रहा है, खुसूसी पैकेज लाया जा रहा है। इस वक्त दिफाई बजट जो है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का दिफा किया, जिस तरह पाकिस्तान को बचाया, और अगर हम इसके बाद में ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान है तो हमारा बजट है, अगर पाकिस्तान है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अगर पाकिस्तान है तो सड़कें हैं, हस्पताल हैं, स्कूल हैं, तालीम है, सेहत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कुछ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को इज्जतमंद बनाने के लिए पाकिस्तान की अफवाज का शुक्रिया। और वज़ीर-ए-आज़म ने उस हवाले से जो किरदार अदा किया वो हमारे सामने है। मुल्की दिफा के लिए 2550 अरब का बजट है, उसको भी पेश किया गया है, उसको भी मंजूर किया जा रहा है। डिस्कस करेंगे ये सारी सूरत है क्या, बजट का इम्पैक्ट क्या होगा, मईशत कैसे आगे बढ़ेगी, वो स्टॉक एक्सचेंज जो आगे बढ़ती चली जा रही है वो कैसे आगे बढ़ेगी। और मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका यहाँ पर तारुफ करवाता जाऊँ। सबसे पहले सोहेब मरखूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और जब हम बात करते हैं मुल्क की मईशत के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं अदील जाफरी एडवोकेट साहब का मशकूर हूँ। आप चूँकि मामलात को देखते हैं करीब से, टैक्स के मामलात को देखते हैं, लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखते हैं, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदील साहब आपका वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल माहिर मुआशियात हैं, डीन हैं आप इकनॉमिक्स के लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में, और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ऑप्टमिस्टिक हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, पॉजिटिव अच्छी राय रखते हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, हमारी टीमें गईं, उन्होंने बातचीत की, कुछ गुफ्तगू हुई अवाम के साथ। आइए चलते हैं, अवाम ने बजट के बारे में क्या कहा, एक्सपर्ट्स से पहले अवाम की राय देखते हैं। बजट एक मतवाज़न बजट है, और एक देखा जाए तो एक जिस तरह मुश्किलात काफ़ी अरसे से, कई साल से पाकिस्तान को हैं, गवर्नमेंट को हैं, उसके लिहाज से एक बहुत अच्छा बजट इसको कहा जा सकता है। इसमें दफ़ा के लिहाज से भी अच्छा है कि जो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा बहुत ज़रूरी है, वो भी इकदाम गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है इन्होंने तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया है। एक जो मुश्किलात हैं हमें, उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ एक मुतवाज़न चीज़ है। मेरे नज़दीक इस हालात में जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो जो साल 25 का बजट है ये काफ़ी हद तक बेहतर आया है एज़ कम्पेयर टू अदर बजट्स।
तो ये सेक्टर्स में जो प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी खुशहाइंद है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा और आवाम को रिलीफ दे ताकि जो महंगाई है उसमें कमी आ सके। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट है जी, इसने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, हम इससे बहुत खुश हैं, हम बहुत मुतमिन हैं। ये गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, जो आज इन्होंने बजट पेश किया है इससे गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे ख्याल में जो अभी हालात चल रहे हैं ग्लोबली भी ऐसी ही सिचुएशन है, इकनॉमिक एक डिच है, और इन हालात में, मुश्किल हालात में जो भी गवर्नमेंट किसी को फैसिलिटेशन दे रही है तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। हालात को देखते हुए जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हम सबको मिलजुल के ही इन मामलात से टैकल करना होगा, और मिल के ही गवर्नमेंट के साथ नेशन को सबको मिल के ही हमें चलना है। जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए अच्छा है काफ़ी, और जो दफाई बजट हमारा बड़ा है वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है कि आपको पता है इंडिया के साथ टेंशन वगैरह चल रही है, तो उस लिहाज से काफ़ी बेहतर है ये चीज़ें। इन्होंने तनख्वाहें वगैरह बढ़ाई हैं थोड़ी सी, तो वो एक अच्छा स्टेप है। पेंशन्स भी इंक्रीज़ की हैं स्लाइटली। तो जो मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो तो ये कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर में थोड़ी सी चेंजेस की हैं, और मेरे ख्याल को टैक्सेस वगैरह शायद FED को ख़त्म कर रहे हैं, और एडवांस टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी स्पेशली जो है ना 1% पे ला रहे हैं, वो एक अच्छा स्टेप है। इससे रिवाइवल होगा प्रॉपर्टी सेक्टर का। और ज़ाहिर बात है जो प्रॉपर्टी सेक्टर आपको पता है इससे लिंक्ड है सारे सेक्टर, तो वो जब तक ऊपर नहीं जाएगा, ये अगर आप किसी बाहर के मुल्कों में भी देखें तो जब उनके डिक्लाइन आया है, चाहे वो दुबई देख लें, UK देख लें, तो उन्होंने हमेशा प्रॉपर्टी में जो है ना स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ख़त्म करके रिलैक्सेशन ला के पूरी इकॉनमी को दोबारा रिवाइव किया है। जी नाज़रीन, ये तो आवाम की राय थी, आपने सुनी, और वो भी समझ रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह इंडिया के साथ टेंशन थी, उसमें बजट इससे बेहतर क्या हो सकता था। लेकिन सैयद मरगूब साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, मगर कुछ लोगों को समझ नहीं आई, वो शोर शराबा करते रहे, वो कागजात को फाड़ते रहे। वो एक इस मौके के ऊपर या इसके बाद भी तजावीज़ दे सकते हैं, अपना इनपुट बढ़ा सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि अवाम के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी कर सकते थे, नहीं किया क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते। शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जो कुछ मतलब PTI के लोग या वो तो उसको तो कोई भी सराहेगा नहीं, वो तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ थी जिसमें उन्होंने एक बड़े अच्छे इकदाम पे पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आपने मुलाजमीन से उनको बड़ी मुबारकबाद दी कि बहुत अच्छा बजट है और आपको बड़े पैसे वैसे मिल गए, हमें कुछ टैक्स रिबेट मिल गई है, तो मैं उनसे ये उम्मीद भी लगाऊंगा कि अब वो थोड़ा सा दिल लगा के थोड़ा सा मतलब ज़रा ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अच्छे मकाम पे जाएँ, ताकि अगले बजट में उनको 10 की जगह 15% रिलीफ मिले। अच्छा, बजट में, अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, इससे पहले जब हुकूमत थी, आज से 2 साल पहले, 35% जो है एक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस खास तौर पे दिया गया था। 35% इजाफा भी इसी हुकूमत ने, इसी वजीर आजम ने किया था। ये मैं क्या याद करवा दूं आपको। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये इसमें थोड़ा सा एडिशन ये करना चाहूँगा कि बजट के बारे में और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में दुआ ये करें कि कल खबरें सही छपें। अच्छा, आज एक अखबार ने आज है 3 कॉलम में खबर लगाई है जो बिल्कुल गलत है। अच्छा। कि हुकूमत ने टैक्स एग्जाम्पशंस दे दी 48 अपना 2000 की। अच्छा, टैक्स एग्जाम्पशन अगर इतनी की दे दें तो IMF तो एक शोर हो जाए पूरे मुल्क में, आप भी शोर करें, मैं भी करूं। एक्चुअली टैक्स एग्जाम्पशन नहीं है, वो था अपना रिफंड/रिबेट, और वो था 5 to 7 का। 5 to 7 बिलियन को उन्होंने जो टोटल कलेक्शन थी टैक्स की, उसको रिबेट बना के शाया कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से एक स्लाइड आज सारा दिन चलती रही है, मतलब जब से ये बजट 5:45 बजे पेश हुआ तो उसके बाद से चल रही कि FBR ने 78.2 बिलियन जो है ना टैक्स कलेक्शन किया। ये एक स्पेसिफिक एरिया में किया जहाँ पे टैक्स थेफ्ट हो रही थी। एक्चुअली उनका तो आपने देखा कि 14,000 प्लस उनका रेवेन्यू कलेक्शन है। तो ये दुआ करें कि कल बजट की वो सही हो। अच्छा, अब इसमें जो टैक्सेशन आई है वो एक्चुअली उन सेक्टर्स पे आई है जिनमें टैक्स चोरी हो रहा था और वो रिलीफ पब्लिक को जा नहीं रहा था। इस पे चूंकि एक तमाशा बनेगा ना, आज दोपहर को भी एक चैनल ने बजट के बाद भी, सॉरी दोपहर कह दिया, बजट के बाद भी कहा कि ये एग्जाम्पशन 4.8 बिलियन की हो गई, ट्रिलियन की हो गई, ये नहीं हुई। अच्छा, अब रिबेट आई है, जो रिबेट विड्रॉ की गई है वो की गई है सोलर पैनल्स में। सोलर पैनल्स इस वक्त पूरी दुनिया में डंप हुए में, और वो इतने सस्ते हुए में कि ये हमें रिबेट उस पर दे नहीं रहे, जो मतलब जितने में बेचना चाहिए था। बिलियनर हो गए सोलर पैनल्स जो बेच रहे थे। अच्छा, इसमें बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि सोलर पैनल्स जो है वो गवर्नमेंट के कुछ लोग कर रहे हैं। गलत साबित हो गया। तो क्या गवर्नमेंट ने अपने ऊपर टैक्स लगा दिया अपने लोगों पर? ये भी गलत था।
अच्छा, आगे शुगर इंडस्ट्री में जो इस्लाहत हुई उनसे अच्छा, आप 47 बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर आप टैक्स रिबेट देते हैं, टैक्स में रियायत देते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई हुकूमत के लोग खुद कारोबार कर रहे हैं, इस वजह से रियायत मिल रही है। अगर आप टैक्स लगा देते हैं, टैक्स कलेक्शन करना चाहते हैं उस शोबे से, तो आप कहते हैं बड़ा जुल्म हो गया जनाब, टैक्स लगा दिया गया। यानी कि खुश किसी तौर पर जो है, मुतमईन किसी तौर पर नहीं होना। अच्छा, जो टैक्स आ रहा है वो एक्चुअली टैक्स थेफ्ट को रोक रहा है। अब जैसे मसलन शुगर इंडस्ट्री थी, उसमें जितने भी एजेंट थे, रिटेलर, आगे होलसेलर, ये सारे ये 77,000 ये रजिस्टर ही नहीं थे, थोड़ा सा पोर्शन रजिस्टर्ड था। गवर्नमेंट ने जब इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू की, स्पेशल कमेटियां बनी, तो 47% रेवेन्यू का इंक्रीज़ आ गया। इसी तरीके से अब ये आगे जाने वाले हैं, खाद और ऐसे 6-7 सेक्टर्स हैं, उन पे भी कहेंगे। टेक्सटाइल है, प्रमा देखें इतनी पावरफुल बॉडी है, लेकिन टैक्स उस पर भी आ जाएगा, जो थेफ्ट आगे हो रहा है। देखिए, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये टैक्स चोरी नहीं कर रही, चाहे वो पाकिस्तान बेस्ड हो, चाहे वो फॉरेन बेस्ड हो, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। और अभी आगे जब इसमें आएगा, तो ये जो नीचे के हैं, उनके स्टॉक होल्डर्स या और लोग हैं, उनका टैक्स रोका जाएगा, जो थेफ्ट करें वो। अच्छा, ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टैक्स थेफ्ट को रोकने में गए, तो उन्होंने फ्रॉड जो हो रहे थे उसमें उनको रोक के तो अपना 77 बिलियन का रेवेन्यू वहाँ पे सेव कर लिया। अब गवर्नमेंट टेक्निकली जो है ना, वो चीज़ों को बेहतर बना रही है। वो जो ब्लॉकचेन था, जैसे एक बस सोहेब साहब डट के रहें, क्योंकि खबरें तो गलत बहुत सारी आती रहेंगी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम क्या? हमारा काम तो यही है कि जहाँ पे झूठ बोला जा रहा हो, जहाँ पे गलत बयानी की जा रही हो, वहाँ पर जाकर पकड़ लें उसको, बताएं कि भाई ये तुम दुरुस्त नहीं कह रहे, दुरुस्त फिगर्स, दुरुस्त दादोशुमार या हकायक ये हैं। ये काम तो खैर हम जारी रखेंगे। मेरा ख्याल है ये सिर्फ सहाफ़त नहीं है बल्कि जिहाद है। आदिल जाफरी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 17,573 अरब के अगर अखराजात हैं, तो 8,207 अरब का सिर्फ सूद है। और इतना बड़ा हमने सूद अदा करना है, गरीब कौम है, और इसमें हमारा जो डेफिसिट है, ज़ाहिर है बेहतरीन सूरत तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठे करें, ज़्यादा फाइलर्स हों, क्योंकि इस वक्त भी हम 10% पे भी नहीं है टैक्स टू GDP के, और जो जदीद अक़वाम में 40% पे पहुंची हुई है। ये कैसे आपको बजट लगता है कि ये लोगों पर बोझ भी ना पड़े, लोगों से टैक्स भी इकट्ठा हो? जी, बहुत शुक्रिया नजम साहब आपका। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस माली साल का जो बजट पेश किया गया है, इसके अंदर 19 खरब रुपए के टैक्स इकट्ठे करने हैं, जिसमें से 14,131 अरब रुपए के टैक्स FBR ने इकट्ठे करने हैं, जो कि टैक्स रेवेन्यू है, और 5,100 समथिंग के टैक्स जो है ना, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इस तरह ये 19 खरब रुपए का तकरीबन हमने इकट्ठे कर दें, हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है, कौमी ज़रूरत है। अब इसमें 8 खरब रुपया सूबों को चला जाएगा, पीछे रह गया 11 खरब रुपया। 11 खरब रुपए में से जो आप बात कर रहे हैं कि 8 खरब रुपया जो है ना, वो कर्ज़ों के जो सूद है उसकी मद में चला जाएगा, और इस तरह कुल मिला के जो वफाकी अखराजात हैं वो 17.5 खरब रुपए के करीब लगभग हैं। इस तरह हम जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो अपने 1 जुलाई को जो आगाज़ करेगी, वो 6500 अरब रुपए के खसारे से आगाज़ करेगी इस नए माली साल का। इसमें अब जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, जैसे कि हमारी बात हो रही थी, जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी है, ये स्टेबिलिटी तो आई है, मगर ये स्टेबिलिटी इस वक्त अभी फ्रेजाइल है। उसकी वजह ये है कि अभी हम मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए। बहुत सारी पिछला जो साल था उसके अंदर बहुत हमने रिकवर किया है, इन्फ्लेशन कम हुई है, हमारा जो हमारी शरह सूद कम हुई है, हमारी सरमायाकारी बढ़ी है, 11% पे आ स्टॉक गई एक्सचेंज है, बहुत ऊपर स्टॉक गई है, एक्सचेंज ऊपर बहुत गई सारे है, 2 अरब रुपए से हमारे ज़खायर बढ़े हैं, और हमारा बजट जो था ना वो 1.5 से सरप्लस है हमारा। और ये बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद अभी हम ग्रोइंग फेज़ में हैं। अभी हम, अगर आप कहेंगे कि जी हम मुकम्मल तौर पे स्टेबल हो गए हैं और इस वक्त हम कोई फ़्लाइट ले सकते हैं, तो उस पोजीशन में टू बी वेरी फ्रैंक हम नहीं हैं। और इन गिवन सर्कमस्टांसेस में ये जो बजट पेश किया है, मैं नजम साहब आपसे बात करूंगा फिगर्स पे। ये इन जो सर्कमस्टांसेस पे जो बजट पेश किया गया है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक एक बेहतरीन बजट है। इसके अंदर जो पिछले माली साल में सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो एक जुल्म हो रहा था, मैं उसे जुल्म कहूँगा, क्योंकि तकरीबन 600 अरब रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू था वो सिर्फ मुलाजमीन से इकट्ठा किया गया, और उसकी निस्बत जो कारोबारी ताजर तबके से टैक्स इकट्ठा किया गया वो उसे कई गुना कम था। सो
यहाँ पे अभी भी ये जो कमी है ये सिग्निफिकेंट कमी है, ये सिग्निफिकेंट कमी नहीं है अभी, ये सिर्फ जैसे आप कह सकते हैं अलामती कमी है। मगर चलें, आगाज हुआ जहाँ से आप एक टैक्स दे रहे थे, एक हैवी जो अमाउंट थी। आप ये कह रहे हैं कि तनख्वाहदार से तो तनख्वाह देते हुए कट गया, उसने मजबूरी में दे दिया। जिन लोगों को रजा कराना तौर पे बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं, कारोबार करते हैं, उनको टैक्स देना चाहिए, उनकी तरफ जाएं, उनकी तरफ जाना चाहिए और उसका जो इकदाम उठाया है, और जिनसे आप और जिस पे हम जबरदस्ती मौके पर ले लेते हैं, काट लेते हैं, जी, आप उनसे, ये हमारा एक दरीना मुतालबा था कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के ऑलमोस्ट करीब करीब थी। ठीक। सो गवर्नमेंट ने बहुत टेक्निकली जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको कर्ब करना शुरू कर दिया है, उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। वो कैसे? वो ये ऐसे कि अब जो नॉन फाइलर होगा, नॉन फाइलर का तो खैर इस्तेलाही इस्तेमाल करना मेरे नज़दीक गलत है। जो बंदा रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेगा, अब वो बंदा ना तो गाड़ी परचेज कर सकेगा, ना वो करोड़ों रुपए की जायदाद खरीद सकेगा, ना वो बैंकों में भारी मिकदार में अकाउंट अपने मेंटेन कर सकेगा, ना वो कोई बेनामी अकाउंट खोल सकेगा, ना वो कोई बेनामी प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगा। उसके लिए उसको अपनी टैक्स रिटर्न, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। और दूसरी बात, वेल्थ स्टेटमेंट में उसको अगर कोई फ़र्ज़ किया प्रॉपर्टी उसने परचेज करनी है तो उसके अंदर उसको सफिशेंट रिसोर्सेज दिखाने होंगे कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं और इससे मैं फलां चीज, फलां गाड़ी परचेज करने जा रहा हूं। की तरफ से इस इक़दाम के नतीजे में ब्लैक मनी जो है, ब्लैक, अब ये नहीं है कि एक बंदा उठता है और वो जाके 6 करोड़ रुपए की गाड़ी परचेज कर लेता है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है, और उसको बताना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट में ये पैसे थे और ये पैसे यहाँ से अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ से जायद बंदे का डाटा एफबीआर के पास मौजूद है। एफबीआर की कैपेसिटी इतनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि वो उस पर काम करे या उसके ऊपर नोटिस वगैरह डालें, बजाय इसके कि वो एक पाइलअप होता रहे, एक सारी चीज़ें पाइलअप होती रहें। उस रास्ते को ही बंद करना चाहिए जहाँ से वो रास्ते से लीकेज होकर पाइलअप हो रही हैं चीज़ें, उस रास्ते को बंद कर देना मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज़ जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो अभी तो ये फेडरल का है, जैसे आपने बताया कि नहीं, ये जो स्टैम्प ड्यूटी है 1% की है और नॉन फाइलर पे 2% है। पर नॉन फाइलर तो अब खैर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना कि वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकेगा, तो वो 2% क्या, ये 4% क्या। और इसके अलावा जो विथहोल्डिंग टैक्स के रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम किए हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर जो जमूद का शिकार था, और अब वही बंदा प्रॉपर्टी में काम कर सकेगा जिसके पास जो है ना वो लीगल रिसोर्सेज मौजूद होंगे। तीसरी चीज़ जो सोलर की आप डिस्कशन कर रहे थे, सोलर के ऊपर ये था कि पाकिस्तान में शायद प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो रही है या हो गई है। अब उसके ऊपर जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके ऊपर 18% सेल टैक्स होगा। अब वो बंदा इंजॉय करेगा जो पहले वो बंदा इंजॉय कर रहा था जो इंपोर्ट कर रहा था और उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं था, टैक्स एग्जम्पशन थी। अब दोनों एट पार आ जाएंगे और दोनों के ऊपर जो है ना वो अब कंपटीशन। अच्छा, ये आपकी वजाहत बड़ी अहम है, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको तो जीएसटी, उसको सेल्स टैक्स देना था, लेकिन जो इंपोर्ट थी वो अभी तक उस पर एग्जाम्पशन थी। अब ये दोनों, अब जो पाकिस्तान में बना रहा है, जाहिर है पाकिस्तान में बनाने वाले को तो वैसे ही सलाम पेश करना चाहिए, उसको तरजीह देनी चाहिए, अगर वो क्वालिटी का है तो नहीं, क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी भाई। मार्केट में जो कंपटीशन यही है ना, अगर वो आप उस क्वालिटी के नहीं लाएंगे तो फिर आपके बिकेंगे नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, कोई एक लगवा लेगा, दूसरे 10 बंदे कहेंगे भाई हमने। और लेकिन बात एक और चीज जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक और कारोबारी मार्केट को खराब कर रही थी, फाटा और पाटा में एग्जाम्पशंस थी, बहुत सारी एग्जाम्पशंस थी, और उसको ग्रेजुअली ख़त्म कर रहे हैं। 10% वहाँ पे सेल टैक्स वहाँ पे उन्होंने इम्पोज किया है, गो के अभी भी वो जो है ना टैक्स फ्री कि फाटा डेवलप हो, फाटा में इंडस्ट्री लगे। वहाँ से हो क्या रहा था, वहाँ से हो ये रहा था कि चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर होती थी और ऑब्वियसली लो कास्ट पे होती थी क्योंकि टैक्स के रेट्स वहाँ पे थे नहीं, और वहाँ पे टैक्स एग्जाम्पशन थी पिछले 7 साल से। यहाँ पे चीज़ें आती थी, यहाँ पे सेल होती थी, मार्केट का बैलेंस ख़राब होता था। अब वहाँ पे ग्रेजुअली वहाँ अभी भी 10% पे आए हैं, 10% है, मगर चले मैं इसी पूरे जो इदाद शुमार है उनके ऊपर मोहम्मद अफजल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अफजल साहब, पूरा बजट, मौजूदा जो सूरत हाल है, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है, जिस तरह हम बेहतरी कर रहे हैं, उसमें ये बजट कितना मुआवन साबित होगा? इस पर इतराज़ात जो सामने आए हैं वो क्या है, उनके जवाब क्या हैं?
रहीम, अगर हम टोटल बजट की अमाउंट देखें विच इज़ 17,571 है, और उसमें से अगर आप डिफेंस का बजट निकाल दें और जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, हमने डेट रीपेमेंट करनी है, वो हम अब निकाल दें तो उसमें से पीछे अमाउंट बचती है कि 7,000 अरब रुपए के करीब। तो अगर इस अमाउंट को देखा जाए और बजट की डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो मेरा ख्याल हर बंदा जो है या हर जो जी शऊर है या इकोनॉमिक्स की एबीसी समझता है वो ये कहेगा कि ये अच्छा बजट है। मगर मैं एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इससे कहीं अच्छा बजट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों कि इस वक्त आपका पॉलिसी रेट जो पिछले साल कोई 22% था, इस वक्त 11% है। तो हमें वहाँ से काफ़ी अमाउंट जो है वो बची है। वो कहाँ गई, किस सेक्टर में लगाई गई? पहले तो हम ये डेट रीपेमेंट करते थे 22% पे जाके, अब वो कहाँ स्पेंड की गई है ये बताना चाहिए हमारे वो दोस्त जिन्होंने बजट बनाया है। दूसरा ये है, कभी दोस्तों ने कहा है कि सोलर पे जो टैक्स लगा है उससे ये बेनिफिट होंगे। तो ये मेरी प्रिजम्पशन है, हो सकता है कि कुछ बड़ों ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया हो और अब वो ना चाहते हों कि बाकी लोग इंपोर्ट करें। ये बहुत अच्छा था कि इस वक्त पब्लिक जो है वो नेशनल ग्रिड स्टेशन से नहीं, मैं वो मेरा ख्याल सोलर पे अफसर जा साहब रही थी। आप सुन नहीं सके। लोकल मैन्युफैक्चरर के ऊपर टैक्स मौजूद है और इंपोर्ट पर नहीं नाम था। ले देना कौन कौन है लोकल लोकल मैन्युफैक्चरर, कौन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इसमें बस अपनी एक ओपिनियन हो सकती है। जी सोलर को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि हमारा जो नेशनल ग्रिड स्टेशन पे हमारा जो लोड था वो कम हो। और स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज ऑफ सोलर है, जैसे ट्यूबवेल चल रहे हैं, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत प्रेशर था और बहुत प्रेशर है। मुझे सबसे पहले तो अप्रिशिएट ये करना है, जो इस बजट में मैं देख रहा था कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है। सबसे बड़ा जो है इसमें बेनिफिशियरी कौन है, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है वो रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान के कौन-कौन से सेक्टर जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। जैसे उन्होंने एप्रिशिएट किया कि सैलरी क्लास ने कोई 400 अरब रुपए के करीब जो है वो टैक्स दिया है और इस साल के आखिर तक जो है वो 500 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। उसको उन्होंने एप्रिशिएट किया और देन जो है बाकी सेक्टर्स को उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि भई आपकी इनकम ज़्यादा है, आप टैक्स क्यों नहीं देते। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कि इस वक्त जो मेजर हमारी क्रॉप्स हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। उनकी ग्रोथ नेगेटिव गई है। अब इसमें एस्टीमेट रखे गए हैं कि उनकी ग्रोथ जो है कि अगले साल 6.7% होगी। कैसे होगी ये देखना है। क्यों? एग्रीकल्चर जो आउटपुट थी उसकी प्राइसेस डबल से भी कम कर दी गई और इनपुट प्राइसेस जो है उसमें कोई कमी नहीं आई। इवन कुछ इनपुट प्राइसेस जो हैं वो ज्यादा हुई हैं। मगर अच्छी बात यह है कि हमारे मैं थोड़ा सा ऑनरेबल अफसर प्राइम साहब यहाँ मिनिस्टर जो पर है थोड़ा सा मुदाखलत करना चाहूँगा। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि जब हम अपने ज़राअत के सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें लाइफ स्टॉक भी शामिल है और लाइफ स्टॉक जो है 63% ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर समझा जाता है। और जब हम लाइफ स्टॉक की बात करते हैं, 63% की बात करते हैं, तो इसका ग्रोथ रेट 4.5% रहा। तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा। और हम जब अहम फसलों की बात करते हैं तो उनका शेयर जो था, अगर हम फलों को और बाकी फसलों को निकाल दें, 17% रहा। तो उसमें हमें देखना, वाकई कपास में हमें नुकसान हुआ, हमें गंदम में नुकसान हुआ, लेकिन ये 17% था टोटल का। मैं इसमें सिर्फ ऐड करना चाह रहा था। ठीक कह रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर क्रॉप, जी जिसमें मेजर क्रॉप्स में आपकी सबसे बड़ी जो है वो व्हीट है, आपकी जी कॉटन है, आपका गन्ना है, आपकी राइस जो है। और ये हमारी बुनियादी कह लें कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ने कैसे इसको 6.7% पे लेके आना है, तो इस बजट में थोड़ी सी उसकी डिटेल होनी चाहिए थी। इस बजट में जो ज़्यादा फोकस है वो है टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए। और मुझे एक और खुशी हुई है कि जो बजट बनाने वाली टीम है, स्पेशली जो लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अगर टैक्स का रेट जो है कि एक हद से ज़्यादा हो तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है। दैट इज़ वाई उन्होंने हर सेक्टर में कोशिश की है कि टैक्स रेट जो है वो कम किया जाए। मगर टैक्स बेस जो है कि इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, उसका कोई आंसर नहीं है इस बजट के अंदर। इस वक्त है क्या? अगर आप देखें कि आपके जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें पीआईए है, आपका स्टील मिल है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, आपका जो रेलवे जो है,
जो लॉस मेकिंग यूनिट्स जो हैं, इससे कैसे जान छुड़वानी है? अगर लॉस मेकिंग यूनिट्स में से 50% से भी जो है कि अगले साल में जान छुड़वा ली जाए, यानी उनको आप सेल करें टू द प्राइवेट सेक्टर, तो बहुत सारा पैसा जो है वो प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए बच सकता है। सही एक और इस बजट के अंदर जो परेशानी का एलिमेंट जो है कि हमारा जो जो डेवलपमेंट बजट है, जिसको पीएसडीपी भी कहते हैं, वो सिर्फ 1000 है। अब 1000 से क्या करेंगे आप? अब उसमें से भी जो है एक मेजर पोर्शन जो है वो आपकी रोड है। आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है, खुशी हुई ये सारा सुन के कि इसके अंदर कुछ बेहतरी होगी। जब रियल एस्टेट में बेहतरी होगी तो डेफिनेटली कुछ 40-50 जो है इंडस्ट्री जो है उसमें बेहतरी होगी और इकोनॉमी जो है उसका पहिया जो है पहले से बेहतर होगा। लेकिन इससे कहीं बेहतर होता, इस वक्त क्या होना है? इस वक्त ये है फाइलें बिकेंगी, जैसे पहले दौर में आज से 10-12 साल पहले बिकती थी। होना ये चाहिए था कि जो रियल एस्टेट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी किसी ने प्लाजा बनाना है, किसी ने किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पे टैक्स की इंसेंटिव होना चाहिए था, जो कि बजट में मुझे नजर नहीं आया। बहरहाल ओवरऑल जो है जो हमारे पास टोटल अमाउंट है कोई 760,000 अरब बहुत रुपए सारी जो है डिटेल्स मैं समझता हूँ साहब, अभी बहुत सारी तफसीलात जो हैं आपने जो सवालात उठाए हैं, यकीनी तौर पे कल वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हमारे जो इकनॉमिक मैं रिपोर्टर्स दो हैं। चीज़ें इनमें हाँ, ऐड कर बिल्कुल, दूं। बिल्कुल मैं आप दो भी कीजिए, चीज़ें तो मेरे ऐड ख्याल कर सवालों के देता हूं। जवाब आएंगे, ज़रूर आएंगे जी। एक तो एक्सपोर्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, अच्छा, क्योंकि एक्सपोर्टर को रिलीफ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है तो वो रेमिटेंस पे करता है, और वो रेमिटेंस होनी चाहिए नहीं एक्सपोर्ट। रेमिटेंसेस तो हमारी जो नहीं, रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस बड़ी है, मगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट्स और चीज़ जिससे है, मुल्क की रेमिटेंसेस थोड़ा सा और चीज़ है। नहीं, एक्सपोर्ट बेस्ड रेमिटेंसेस और है, हाँ, और exports based, होम export based रेमिटेंसेस रहता है। कुछ और है। सही, ठीक है, तो जिसे वर्कर रेमिटेंस कहते हैं, होम रेमिटेंसेस, और एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ नहीं रखा गया। और दूसरा ये कि सैलरीड क्लास में तो टैक्स की जो है ना वो रिडक्शन कर दी गई, कमी कर दी गई, जबकि दूसरे जो बिजनेस हैं, जो जैसे कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स की रेट्स भी वही हैं, और उसके अंदर जो है ना वो जो स्लैब रेट्स हैं टैक्स के वो भी वही हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि इस वक्त मेरी बात कंप्लीट कर, इस वक्त क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद केसेस की लिटिगेशन की कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, और उसके अंदर बहुत सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला कि जी ADRC के थ्रू हमने इतने पैसे रिकवर करवाए, जो कि कोर्ट्स के अंदर लिटिगेशन साल से पड़ी हुई थी। अगर ADRC के अंदर कोई बेहतर पॉलिसी लेके आते तो जितना अच्छा, मैं इस पे आपको केसेस अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन पे बताऊं कि वज़ीर आज़म खुद ज़ाती दिलचस्पी लेकर जो रेवेन्यू के फंसे हुए केसेस हैं, उन्होंने इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की, बेंच बन गया, बेंच, उसके बाद बेंच भी बने, और इस्लामाबाद से जो हमारे फैसले आए हैं, मेरे पास अब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, मेरे दो तीन दिन शायद हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले एक बाकायदा तौर पे खबर भी आई थी कि कितने अरब रुपए के, ईद से पहले की जी, अरब रुपए के फैसले जो हैं जो सालों से फंसे हुए थे, और उनमें कई ऐसे थे जो पॉलिटिकल भी ये थे। यानी कि ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात अदिल साहब ये है कि ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो रहा। अभी भी वक्त है। अगर ADRC क्या है? ADRC ये है कि टैक्स पेयर जिसके ऊपर, देखें जब असेसमेंट होती है ना नजम साहब, क्योंकि हम तो सिस्टम का हिस्सा है ना, असेसमेंट होती है तो FBR क्या करता है, अपने टारगेट अचीव करने के लिए अननेसेसरी और अनरियलिस्टिक असेसमेंट्स करता है, जो कि फिजिकली जो पॉसिबल भी नहीं होता, रियलिस्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता बिजनेस के लिए कि वो टैक्स उसके ऊपर लगा दिया जाए। मेरा ख्याल है हमें ना FBR की ऑटोमेशन की जो बात की जा रही है ना, अगर हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जिस तरह कराची में कस्टम्स के हवाले से जो एक फेसलेस सिस्टम, और जिसका वज़ीर आज़म ने जाके बाकायदा इफ्तिताह किया था, आदिल साहब अगर हम उस पर चले जाएं तो उसमें हमें बहुत सारे ऑटोमेशन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल होनी होती हैं। FBR एक चीज़ पे रहे ना आप, या आप कहें कि हमें IT पे जाना है, हमें जिद्दत पे जाना है, बिल्कुल जाना हमें है, जिद्दत पे जाना है, हमें ऑटोमेशन पे जाना है, हमने लोगों की मदाखलत को कम से कम करना है, या हमने कहना है कि हमने फिजिकल करना है। देखिए एक चीज पे आ जाए ना, किसी एक चीज पे आ जाए। कर रहा हूं कि ADRC के थ्रू उन केसेस को जो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं,
पेंडिंग है साल हर साल से, ADRC के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल और किया जा वो, सकता है, कोर्ट्स तमाम मामलात burden हो कम सकते होगा। हैं। सही है, सही है। असल मसला जो है सोएब साहब टैक्स कलेक्शन का है। जितनी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगी, हमारे पास पैसे होंगे, हम तरक्याती बजट भी बढ़ा सकेंगे, बाकी चीज़ों पे भी काम कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अभी बात हुई है इसकी, तो कोई तकरीबन 3000 प्लस अरब रुपया जो है वो मुख्तलिफ उसमें फंसा हुआ है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक लीगल फ्रेटर्निटी पे भी आयद होती है, जो मतलब मुख्तलिफ तरह के तरीक़ों के ज़रिए से उसको डिले करते हैं। अच्छा, इस पे जब एक बल्कि उनका काम ही डिले करना है। जब एक चीज़ इस पे हो रही होती है ना, तो उस पर जैसे आपने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और लोगों ने भी किया, तो हुकूमत तो जो कर सकती है वो तो लॉ मेकिंग कर सकती है। अब जैसे ये कहते हैं ना कि लॉ मेकिंग जब हो रही होती है तो उसमें जो लूप होल्स हैं वो पहले देख ली जाते हैं, जो और लोग होते हैं उसको अपना करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले। मैं अब बात करता हूँ रेवेन्यू कलेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या क्या असलाहत किए हैं। देखिए, प्राल एक बहुत बड़ा सीरियस इशू था कि FBR ने कोई चीज़ कर दिया कि प्राल में जाके रह गई। 1 लाख लोग सिर्फ जोन 2 में जो है ना वो मर चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई अभी तक पॉलिसी नहीं है कि कहाँ से उनको डी रजिस्टर किया जाए। इसी तरह सेल्स टैक्स है, लोग मर गए हैं लेकिन उनको टेंस ऑफ मिलियंस का जो है ना वो टैक्स पड़ चुका हुआ है, और वो एक फेक किस्म की हो रही है। अच्छा, इसके लिए जो 2 साल पहले गवर्नमेंट ने तमाम FBR के जोनों की री करके ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अपना टैक्स, नए जो टैक्स पेयर हैं उनको ढूंढने के लिए करें। बास सेक्शंस में जैसे मिनिस्टर फाइनेंस और लेक साहब ने भी फरमाया कि तकरीबन कोई डबल हो गया है अपना ये जो रिटर्न फाइल है ना, इनकी तादाद तकरीबन डबल हो गई, जिसमें शुगर इंडस्ट्री भी शामिल है। अभी जब ये मुख्तलिफ अपना उनकी स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ सेक्शन में जाएंगे तो ये हो जाएगी। अभी भी कोई तकरीबन 60 लाख के करीब हो गए, जो 2 साल पहले 30 लाख थे। टैक्स टू GDP रेशो तो कभी मतलब 12% नहीं हुई थी तवील अरसे तक, कई अशरों में वो अब 12.5% हो गई हुई है। अच्छा, जो भी बात हुई अपना उसकी टैक्स रेवेन्यू की FBR के, वो इंक्रीज़ कैसे हो रहा है अगर FBR की वो नहीं बेहतर नहीं हो रही। अभी देखें कि FBR जो है वो उसके पास अपना मेरा ख्याल है 4-5 साल से नहीं, इतनी रिक्रूटमेंट नहीं हुई कि वो कर सकें। एक एक जोन में जहाँ पे चंद 100 लोग हैं वहाँ पे चंद लाख केसेस हैं, उसके बाद लोग डिले कर रहे हैं, लोग अपने डेटे ले रहे हैं, तारीखें ले रहे हैं। तो डिले करना ही है। तो असल में कामयाबी यही है कि आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद उसकी एक उसकी ऑटोमेशन हो जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन हो जाए, सोसाइटी है वो बीच में आ जाएगी। फेसलेस सारे का सारा। बहुत सारे जो अवामल हैं वो काम करते हैं, डिले नहीं होते, और डिले तो होते हैं ना आदिल साहब, डिले तो होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। कोर्ट्स में जाके होते हैं, हाँ, जो नीचे है ना ट्रायल जिसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वहां पे इतना ज्यादा डिले नहीं होता, क्योंकि वहां पे फाइनलाइज करना होता है। वहां पे जो लॉ है वो उसके बाद पड़ जाता है ना, लॉ है जो वो बाइंडिंग कर देता है कि इतने दिन में आपने डिसाइड किया। उसके बाद सर देखिए, जब अनरियलिस्टिक असेसमेंट होगी तो हक है तो वो मुझे एक देखिए 10s of thousands केसेस ऐसे हैं जिनका 2-2 साल तक का टाइम लैप्स कर गया होता है और FBR नहीं करता था। अब मतलब लॉ को चेंज कर रहे हैं ये सारा कुछ, तो उससे होगा जी। नहीं देखें, दोनों तरफ से है। जिसने टैक्स देना है उसको भी हक है कि वो अपना डिफेंस करे। और मुझे याद है वज़ीर आज़म का फिक्रा उस मौके पे जब वो चीफ जस्टिस को मिले थे और बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी, वो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि ये जिसकी रकम बनती है उसको दे दी जाए। अगर वो एक सनत का इंपोर्टर की बनती है, एक्सपोर्टर की बनती है, उसे दे दें, हमें किसी हुकूमत को क्या एतराज़ होगा। लेकिन अगर हुकूमत की बनती है तो फिर हुकूमत को मिलनी चाहिए। बड़ी बुनियादी सी बात है। अफजल साहब, इस वक्त 4.2% जो है तरक्की की शरह जो है वो रखने की बात हो रही है। हमने माजी में देखा, हम 5.8% तक भी पहुँचे, फिर उसके बाद रिवर्स गियर लगा, हम 0 पर भी रहे। कोरोना के बाद कुछ हुकूमत की गलतियाँ थी उस वक़्त की, कुछ हम जो था कोरोना ने हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। अब आप क्या समझते हैं 4.2% को हमने अचीव करना है, क्या क्या करें? जो इस वक्त हमारा टारगेट था और जो हमने अचीव किया है, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो ये टारगेट मुश्किल नजर आ रहा है। क्यों मुश्किल नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो इस कल एक साउथ एशिया की सिचुएशन है, हमें डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द अदर जो चीज़ें हैं। अब ये कैसे ज़्यादा हो सकता है? जैसे पिछले दिनों एक यूनिटी नज़र आई थी, आज भी अगर एज ए कौम हम यूनिट हो जाएं, और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये पब्लिक को रियलाइज़ करवाया है कि मुझे आपके मसाइल का पूरा अदराक है और मैंने आपके लिए IMF से फाइट किया है, और ये रियलाइजेशन हो जाए पब्लिक को, और पब्लिक जो है वो उठ खड़ी हो। जैसे पिछले 4-5 दिनों में देखें ना, 4-5 दिनों के अंदर जो है साउथ एशिया में एक सिनेरियो बदल गया, इवन वर्ल्ड लेवल पे एक पाकिस्तान का सिनेरियो बदल गया।
और इंडियन मीडिया अगर आप गौर से सुन लें और उसको आप एनालाइज करें तो इंडियन मीडिया जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी प्रोग्रेस, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पाकिस्तान पे इत्मीनान का इजहार किया है। तो अगर इस सिलसिले को कंटिन्यू रखा जाए और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज जैसे मैं देख रहा था कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी कि हम जाएंगे भी और हम एहतजाज भी करेंगे। भाई एहतजाज आपका हक है और अपोजिशन अगर एहतजाज नहीं करेगी तो जो गवर्नमेंट होती है वो शायद सही ट्रैक पे ना चल सके, मगर एहतजाज आप करें उन चीज़ों पे जिन पे होना चाहिए। लाइक देखें, सैलरी इंक्रीज जो है सभी कह रहे हैं ठीक है, आप उसमें कल एक थोड़ा सा रिलीफ दिया है, टैक्स में भी गवर्नमेंट ने, हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना है, मगर ये देखना चाहिए कि जो सैलरी क्लास में जो बीपीएस यानी बुनियादी स्केल 19, 20, 21, 22 वाले को क्या मिला या पिछले सालों में उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई, इन चीज़ों के लेके जो है एहतजाज होना चाहिए। ये एहतजाज बराए एहतजाज जो है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे जो अच्छी चीज़ फील हुई है कि जिस तरीके से आज बड़े बड़े चैनल ये खबर चला रहे थे जी सैलरीज में इजाफा 6% होगा, वो शाम तक यही कह रहे थे 6% होगा, और जब 6% से ज़्यादा इजाफा हुआ तो वो बड़े परेशान थे। हालांकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो बड़ी बड़ी सैलरीज ले रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं ले रहे, सरकारी मुलाजिम तो कुछ भी नहीं ले रहा उनके मुकाबले में, लेकिन वो ये कह रहे थे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इजाफा कर दिया, कहाँ से पूरा किया जाएगा। ओ भाई, अगर आपके घर का मुलाजिम जो है वो खुश नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा तो कारोबार कैसे चलेगा। सर तो होना दुआ ये करें ना चाहिए कि हमारी आने वाले इकॉनमी दिनों में बेहतर हो, हम आगे बढ़ें। अफसल साहब, आप ही की तनख्वाहों में 35% इजाफा भी अभी 2 साल पहले वाले बजट में था, उसके बाद 20% इजाफा भी मामूल होता रहा। अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दें कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा हो। और उसके साथ साथ मैं तो एक और बात करता हूँ कि उसके साथ साथ प्राइवेट इदारों के जो मुलाजमीन हैं, सर आपका तो पिछले 5-6 सालों में 100% इजाफा हो गया। हमें हुकूमत जो है प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन की तरफ भी देखे और उनके, मैं दोनों की मजबूरियां समझता हूं, मैं उसके मालिक की मजबूरी भी समझता हूं कि उसने अपना कारोबार चलाना है, किस तरह बजट बढ़ाएगा, लेकिन उनका वो जो कम से कम सैलरी होती है उसको भी अमल दरामद नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अफसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अदील जाफरी साहब आपका शुक्रिया। सैफ साहब आप हमें कंटिन्यू कीजिएगा, दरख्वास्त करता हूँ मैं आपसे। और नाज़रीन, बहस को बात को जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हेडलाइंस की तरफ जाना है, न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है। हमारी जो बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन है वो उसके बाद भी जारी रहेगी।